फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग। तो अब हम लोग अपने चैनल में इंटेलिजेंस ब्यूरो की सीरीज़ हमारी चल रही है, जिसमें प्रीवियस क्वेश्चन आप लोग को बता दिए गए। अब एक एक सेट करके आपका साइंस का, पॉलिटी का और ज्योग्राफी और हिस्ट्री एक एक सेट आ रहा है। तो आज आप क्या करने जा रहे हैं, साइंस के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। साइंस का सेट 1 हम लोग करने जा रहे हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, वेट ऑफ एनिमल बॉडी इज़ मोस्टली द वेट ऑफ ब्लड, वाटर, टिश्यू, बोन। जो हमारी बॉडी का वेट है या एनिमल बॉडी का वेट होता है, तो वो टोटली किस पे डिपेंड करता है। मोस्टली अगर देखा जाए तो, अगर मोस्टली देखा जाए तो वो डिपेंड करता है हमारे ब्लड पे, वाटर पे, टिश्यू पे या बोन पे। तो आपको पता होगा, ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है और इसमें ये बताया गया है कि हमारी जो बॉडी होती है वो 70% हमारी बॉडी वाटर से बनती है। तो इसका आंसर एक्चुअल में क्या होना चाहिए, बी। तो आंसर बी सही है, यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा। और तो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन 2 है कि ये केमिस्ट्री से लिया गया। इसमें यहाँ पे पूछा गया है डायगोनल रिलेशनशिप इज शोन बाई। तो ऑप्शन है हमारे एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ग्रुप, एलिमेंट्स ऑफ थर्ड ग्रुप और एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड ग्रुप या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे डायगोनल रिलेशनशिप की बात की गई है। जैसा ये नाम है वही इसका रिलेशन है। जो हमारी पीरियोडिक टेबल होती है, लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल, उसमें जो एलिमेंट्स का अरेंजमेंट होता है, उसमें हम लोगों ने ये देखा कि कुछ प्रॉपर्टी होती है वो डायगनली एक दूसरे से रिलेट कर रही है, मतलब कुछ प्रॉपर्टी सिमिलर देखी गई। तो ये प्रॉपर्टी देखी गई किसमें, जैसे हमारा अरेंजमेंट होता है हाइड्रोजन, हीलियम, फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। तो लिथियम की देखी गई प्रॉपर्टी कि वो डायगनली शो कर रहा है। तो ये पूछा गया कि ये किस पीरियड में देखी गई। तो ये इसका सही आंसर है कि सेकेंड पीरियड। फर्स्ट पे तो हाइड्रोजन होता है, तो सेकेंड पे हमारा क्या होता है, इधर हीलियम हो जाता है, तो इधर लिथियम। ठीक है, तो ये सेकेंड में देखा गया कि इसमें ये प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो जो एलिमेंट्स होते हैं वो डायगोनल रिलेशनशिप किस पीरियड में शो करते हैं, सेकेंड से, एलिमेंट ऑफ सेकेंड पीरियड। तो इसका सही आंसर होगा आंसर सी। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, द नंबर ऑफ इसेंशियल एमिनो एसिड्स फाउंड इन मैन। तो यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है कि इसेंशियल एमिनो एसिड, तो हम पहले ये देख लेते हैं कि एक्चुअल में एमिनो एसिड्स होते क्या हैं, फिर हम इनके नंबर के बारे में भी बात करेंगे। तो यहाँ पे एमिनो एसिड्स हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है प्रोटीन की। प्रोटीन हमारा एक न्यूट्रिएंट होता है। न्यूट्रिएंट प्रोटीन की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है एमिनो एसिड, मतलब इससे छोटी यूनिट नहीं होती प्रोटीन की। ये छोटे छोटे एमिनो एसिड्स मिलकर प्रोटीन की एक बड़ी यूनिट को बनाते हैं। ठीक है, एक प्रोटीन की यूनिट को तैयार करते हैं। तो बेसिकली एमिनो एसिड्स में देख लेते हैं कि किससे मिलके बने होते हैं। तो मेनली इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर को बनाते हैं। अब यहाँ पे बात आ रही है इसेंशियल, यहाँ टर्म यूज़ किया गया। तो इसेंशियल एमिनो एसिड दो तरह के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो इसेंशियल होते हैं और एक नॉन इसेंशियल होते हैं। जो इसेंशियल होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी बताए गए हैं। यहाँ पे इसेंशियल से ये मीन है कि जो नॉन इसेंशियल हैं वो हमारी बॉडी में खुद ही प्रोड्यूस होते हैं। हमारी बॉडी में खुद रिएक्शंस होती हैं और वो प्रोड्यूस होते हैं, उनका प्रोडक्शन होता है। तो वो अगर हम बाहर डाइट में ना भी लें तो वो हमारी बॉडी का काम चल जाएगा। लेकिन इसेंशियल जो होते हैं ये हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं। अगर हमने इनको डाइट में नहीं लिया तो इसके लिए हमें बहुत हमारी बॉडी में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं। कुछ इसेंशियल एमिनो एसिड्स के नाम आप लोग को पता होना चाहिए, जैसे कि हिस्टिडीन, लाइसिन, एलानिन। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स हैं ये जो कि जो हमारी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है। और बहुत से ऐसे एमिनो एसिड्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं और जो इनका मेन फंक्शन अगर हम देखें कि इनका फंक्शन क्या होता है, क्या ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है एमिनो एसिड हैं। तो ये हमारी बॉडी में प्रोटीन की कमी को पूरा करेंगे। दूसरा, इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है कि ये सिंथेसाइज करते हैं हार्मोन्स को और न्यूरोट्रांसमीटर्स को। इसके अलावा बहुत से इसके फंक्शन हैं, लेकिन इतना डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन यहाँ पे सिर्फ नंबर से पूछा गया था, लेकिन ज़रूरी नहीं है ना कि हर बार नंबर ही पूछा जाए। कुछ इसेंशियल एमिनो एसिड्स के बारे में पूछ लिया जाए तो आपको पता तो होना चाहिए। ल्यूसीन है, तो बहुत से ऐसे हैं जो इनके नाम भी आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ पे मेनली आंसर हमें ऑप्शन दिए गए 40, 15, 30 एंड 20। तो हमारा राइट आंसर है 40। आंसर है नंबर ऑफ इसेंशियल एमिनो एसिड फाउंड इन मैन 40। ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं, इसेंशियल होते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, जैसे कि नाम दे रहे हैं लॉन्ग फॉर्म, यानी कि ये फाइनली जब बहुत से ऐसे चीज़ें आई, धीरे धीरे हमारी पीरियोडिक टेबल बनी। एक ही बार में नहीं बन गई थी, बहुत से साइंटिस्ट हैं उन्होंने अपना अलग अलग
अपने प्रेडिक्शन लगाए कि ऐसी बनाए ऐसे बनाए, तो ये फाइनली जब आ गई थी तो ये लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल कहलाई, और इसका नाम था, इसको एक और नाम से भी कहा जाता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो इसमें सिंपल पूछा है कि इसमें कितने वर्टिकल सीरीज़ होते हैं और कितने हॉरिजॉन्टल सीरीज़ होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन ए दिया है 7 हॉरिजॉन्टल एंड 7 वर्टिकल, 8 हॉरिजॉन्टल एंड 7 वर्टिकल, 7 हॉरिजॉन्टल एंड 18 वर्टिकल्स, और लास्ट ऑप्शन है 8 हॉरिजॉन्टल एंड 8 वर्टिकल्स। तो इसमें ऑप्शन सी सही है। यहाँ पे बोल रहे हैं 7 हॉरिजॉन्टल एंड 18 वर्टिकल सीरीज़। 7 हॉरिजॉन्टल्स का मतलब है पीरियड्स, हमारे पास इस पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स होते हैं, और वर्टिकल्स का मतलब है कि ग्रुप्स, तो 18 ग्रुप्स होते हैं और 7 पीरियड्स होते हैं। ओके, तो आंसर सी यहाँ पर आपका सही हुआ। 5th क्वेश्चन पे देखते हैं, एट हाई एल्टीट्यूड्स द बीपी यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर लोअर्स बिकॉज, जब हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, सपोज 100 है यहाँ पर नॉर्मल प्लेन पे, तो यहाँ पे जाके ये कह रहे हैं कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है वो कम क्या हो जाता है, कम क्यों हो जाता है। तो रीज़न देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ हाई, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के हाई होने से, टेम्परेचर के कम होने से, या एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लो होने से, या कोई भी इसका आंसर सही नहीं है। तो जब भी हम देखेंगे यहाँ पे, इसको हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन से करते हैं, जिसमें बताया गया PV इक्वल्स टू nRT। यहाँ पे प्रेशर इन्होंने कहा है कि बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट कम होने का मतलब टेम्परेचर कम हो रहा है, क्योंकि एक टेम्परेचर होता है उसी पे बॉयल करती है चीज़, तो उसको हम उसका बॉइलिंग पॉइंट कह देते हैं। तो यानी कि जैसे वाटर का यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा है, यानी कि अगर हम PV इक्वल्स टू nRT से बात करें, पेन ले लेते हैं, PV इक्वल्स टू nRT की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे जो P हमारा है वो इक्वल हो रहा है, एक मिनट, हाँ, तो ये जो हमारा P है, PV इक्वल्स टू nRT, PV इक्वल्स टू N R और T, ठीक है। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं हम कि ये प्रेशर के T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जब हमारा टेम्परेचर कम होगा तो प्रेशर भी कम हो जाएगा, यानी कि प्रेशर के कम होने से जब हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो प्रेशर कम होता है, और जब प्रेशर कम होता है तो टेम्परेचर भी कम होता है। जब टेम्परेचर कम होता है तो वो वाटर जो होता है वो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम हो जाता है, वो जल्दी ही बॉयल करने लगता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या होगा फिर, एक मिनट, इसको इरेज कर देते हैं। तो हमारा आंसर हो गया सी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ लो, जब हमारा प्रेशर लो होगा तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट भी लो हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट उस पॉइंट पे चलते, क्वेश्चन पे चलते हैं, डी एमिनेशन, ठीक है, इज़ द प्रोसेस इन विच, अब इन्होंने ऑप्शन दिए हैं, तो इससे पहले कि आपको और बताएं उससे पहले ये बता दें कि डी एमिनेशन होता क्या है, ठीक है। तो डी एमिनेशन देखिए क्या होता है, डी जब भी किसी भी एमिनेशन है, इसको हम अगर ब्रेक करें तो यहाँ ये है DE और ये एमिनेशन, एमिनेशन का मतलब है एमाइन से, केमिस्ट्री में एमाइन से, और यहाँ पे डी का मतलब है कि एमिनेशन का मतलब है कि उसको निकल जाए, वो वहाँ से रिएक्शन से निकल जाए या रिड्यूस हो जाए, तो उसको कहते हैं डी एमिनेशन। अब एक्चुअल में ये डी एमिनेशन प्रोसेस की जो बात, जिस हिसाब से ऑप्शन दिए गए उसको एक बार पढ़ लेते हैं। इन्होंने ऑप्शन दिया है, एमिनो एसिड्स आर एब्जॉर्ब फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड एंड इट अकर्स इन इंटेस्टाइनल विलाई, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, एमिनो एसिड आर सिंथेसाइज्ड एंड इट अकर्स इन राइबोसोम, ये एक अलग पॉइंट है, ये भी गलत है, यहाँ पर रॉन्ग है। एमिनो एसिड्स आर ब्रोकन डाउन टू प्रोड्यूस यूरिया एंड इट अकर्स इन लिवर, ये पॉइंट सही है। अभी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ये कैसे सही है। पॉइजनस यूरिया इज रिमूव फ्रॉम द ब्लड एंड इट अकर्स इन किडनीज, ये आगे की प्रोसेस होती है। तो देखते हैं डीएमिनेशन क्या होता है। डीएमिनेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें एमिनो एसिड का ब्रेकडाउन होता है। कहाँ होता है? ये लिवर में होता है। एमिनो एसिड ब्रेक होता है और ब्रेक होके किस में चेंज हो जाता है? अमोनिया में। अमोनिया फर्दर चेंज होके यूरिया में चेंज हो जाता है और यूरिया फिर ये सारी प्रोसेस हमारी लिवर में होती है। फिर जैसे यूरिया बन जाता है तो ये हमारी किडनी में ट्रांसफ़र हो जाता है। फिर यहाँ से फर्दर यूरिया का रिमूवल होता है किडनी के थ्रू। लेकिन यहाँ पे जो डीएमिनेशन प्रोसेस की बात की गई तो उसमें सिर्फ क्या हो रहा है? एमिनो एसिड का ब्रेक डाउन हो रहा है और वो चेंज हो रहा है यूरिया। अगर हम यूरिया के फार्मूले की बात करें तो यूरिया का फार्मूला होता है NH2CONH2। ठीक है, एक बार लिख देते हैं यहाँ पे यूरिया का फार्मूला
H2CONH2, ठीक है, यहाँ पे ये चेंज हो जाता है। आपको पता है अमीनो एसिड क्या होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। ये प्रोटीन की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, ठीक है। तो इनसे पहले अमोनिया निकलता है, ब्रेक होता है, ब्रेक होने के बाद अमोनिया से चेंज हो जाता है यूरिया, और ये प्रोसेस कहाँ होती है, हमारे लिवर में होती है। तो आंसर सी यहाँ पे सही हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं, ब्लड हैज़ बीन फाउंड आइसोटोनिक विद, ठीक है। तो ऑप्शंस दिए गए हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ 1.1 mixture of NaCl and KCl, saturated solution of NaCl, saturated solution of KCl, या नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ NaCl। तो सबसे पहले पता होना चाहिए आइसोटोनिक होता क्या है, फिर हम देखेंगे कि इसमें क्या ऑप्शन सही है क्या नहीं। तो आइसोटोनिक मतलब जैसा कि नाम है, आइसो मतलब सेम, टॉनिक मीन्स कॉन्सेंट्रेशन। जब भी किसी सेल की सॉल्यूट की, ठीक है, सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर या सेल के बाहर एक होती है, चाहे वो सेल के अंदर रहे चाहे वो सेल के बाहर रहे, तो उसे कहते हैं आइसोटोनिक। तो यहाँ पे सिर्फ एक डी ऑप्शन हमारा है जिसमें बताया गया है नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ NaCl में ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें सॉल्यूट की प्रॉपर्टी सिमिलर रहती है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन जो होती है वो सिमिलर रहती है, चाहे वो सेल के अंदर रहे चाहे वो सेल के बाहर है। तो जो हमारा ऑप्शन डी है वो एकदम करेक्ट है, ठीक है। ओके, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे बताया गया, इसको ध्यान से पढ़िए, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। नेम द गैस रिलीज्ड फ्रॉम लैंडफिल्स, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, अंडर शैलो वाटर इन मार्शेस, bugs, flooded paddy fields by ruminant animals and termites and by the burning of biomass। इन्होंने ये क्लू दिया हुआ है कि यहाँ जो कौन सी गैस रिलीज हो रही इन सब चीज़ों में। तो जैसे इनकी बात की जाती है तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया है, पैडी फीड्स हैं या रुमिनेंट एनिमल्स हैं या टर्माइट्स हैं या बर्निंग ऑफ बायोमास है, तो वहाँ पे एक गैस रिलीज हो रही है, ठीक है, जिसका अ मॉलिक्यूल ऑफ दिस गैस, ठीक है, उसका एक मॉलिक्यूल 21 टाइम्स मोर ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल रखता है, किससे कंपैरिजन में, CO2 के एक मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट हमें ये नहीं किया जा रहा है कि हम ग्लोबल वार्मिंग देखें और वहाँ पे परसेंटेज देखें, वहाँ तो सबसे ज़्यादा CO2 होता है, फिर मीथेन होता है, फिर अदर गैसेज होती हैं, लेकिन यहाँ पे हमें ये क्लू दिया जा रहा है लैंडफिल्स, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। तो इसमें सबसे ज़्यादा, अगर मार्शी लैंड्स की बात की जा रही है, तो सबसे ज़्यादा अगर कोई भी गैस रिलीज़ होती है तो वो ऑप्शन क्या है, एक बार हम सारे ऑप्शन पढ़ लेते हैं, मीथेन, अमोनिया, SO2 एंड डू। तो वहाँ पे ऑब्वियसली मीथेन ऐसी गैस है जो सबसे ज़्यादा इसका प्रोडक्शन होता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया था, इसका देखने में बड़ा है लेकिन बहुत इजी है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए हमारा सही होगा आंसर। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। हम अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन 9। व्हेन अ प्लांट इज़ कंसिडर्ड फॉर टिश्यू कल्चर, जब हम टिश्यू कल्चर के लिए कोई भी प्लांट को ले रहे हैं तो हमारी एक रिक्विजिट्स होती है कि वो डिसीज़ फ्री हो, मतलब वो प्लांट ऐसा हो जिसमें कोई बीमारी ना हो, ताकि आगे आने वाली जनरेशन भी डिसीज़ फ्री हो। और अगर हम दूसरा कोई फैक्टर देखेंगे तो वो क्या होगा, ऑप्शंस पढ़ते हैं। इट शुड हैव हाई प्रोडक्टिविटी, द स्टेम शुड बी थिक, इट शुड लुक स्ट्रॉन्ग, द लीव्स शुड बी ग्रीन। लीव्स तो ग्रीन होंगी ही, ऑब्वियस सी बात है, ऐसा तो पेड़ हम नहीं ले लेंगे, टिश्यू कल्चर के लिए प्लांट नहीं ले लेंगे कि वो येलो हो, तो ये ऑप्शन इतना खास नहीं है। इट शुड लुक स्ट्रॉन्ग, देखने में स्ट्रॉन्ग हो, अंदर से कमज़ोर हो तो वो भी बेकार है। दूसरा करें, द स्टेम शुड बी थिक, स्टेम्स मोटे होने से उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि मोटा है तो ही अच्छा है, पतला है तो वो अच्छा नहीं होगा। तो ये तीन ऑप्शन यहाँ से हटते हैं, तो एक ऑप्शन हमारा बच जाता है ए। ऑप्शन ए हमारा कह रहा है कि इट शुड हैव हाई प्रोडक्टिविटी, ठीक है, मेन हम प्रोडक्शन ही देखते हैं कि प्रोडक्शन कैसा हो रहा है, हेल्दी होने के साथ साथ, डिसीज़ फ्री होने के साथ साथ प्रोडक्शन कैसा हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो गया, ऑप्शन ए। अब हम नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन 10। यहाँ पे बात की जा रही है नेचर ऑफ लाइट वेव्स इज सिमिलर टू। तो सबसे पहले ये जान लें ऑप्शन पढ़ने से पहले कि नेचर ऑफ लाइट वेव्स क्या कहना चाह रहे हैं, और जिस तरह से इन्होंने ऑप्शन दिए उसमें क्या, गामा रे, कैथोड रे, अल्फ़ा रे, कॉस्मिक रेज, तो ये किस तरफ अपनी डायमेंशन लेके जा रहे हैं, नेचर से क्या कहना चाह रहे हैं। यहाँ पे कॉस्मिक रे कही तो कॉस्मिक रेज एक अलग टाइप की रे होती है जो हमें स्टार्स और उनसे प्रोड्यूस होती है। अल्फ़ा रेज कोई नहीं होती है, अल्फ़ा जो होती है वो अल्फ़ा हमारा पार्टिकल होता है, ठीक है। तो अल्फ़ा पार्टिकल हो गया। कैथोड रेज होती हैं इलेक्ट्रॉन्स, जो हमने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए यूज़ होता है, तो वो कैथोड रेज हो गए। हाँ, गामा रेज हमारी होती हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो सिर्फ यही एक ऑप्शन आ रहा है, किस रिस्पेक्ट में आ रहा है ये मैं आपको बताती हूँ।
यहाँ पे होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। जो नेचर ऑफ लाइट वेव्स बताया गया, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन होता है उसमें जो हमारा वेव्स होती हैं, तो अगर हम देखें कि मैक्सिमम वेवलेंथ अगर हम देखें, तो मैक्सिमम वेवलेंथ से मिनिमम वेवलेंथ की तरफ अगर हम जाएं, तो सबसे पहले होती है रेडियो वेव्स, फिर होती है माइक्रोवेव्स, फिर होती है इंफ्रारेड, फिर होती है विजिबल, फिर होती है अल्ट्रावायलेट, फिर होती है एक्स रेज और फाइनली होती है गामा रेज, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं पे भी कॉस्मिक रेज और अल्फा रेज तो होती ही नहीं है, और ना कैथोड रे की बात आएगी, तो कॉस्मिक रेज और गामा रेज में ही कन्फ्यूजन हो रहा था। तो कॉस्मिक रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में होती ही नहीं है, तो यहाँ पे ये 3 ऑप्शन अपने आप ही निकल जाते हैं। तो एक ही ऑप्शन बचता है गामा रेज, ठीक है, जिसमें गामा रेज जो इन्होंने बताया है उसके जो वेवलेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा कम होती है, और ये हमारी लाइट जो नेचर है लाइट वेव्स के उसके ऑब्वियसली सिमिलर हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में आ जाते हैं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर है यहाँ पे। तो आप लोग इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं, तो आप लोग एक बार मैं फिर बता देती हूँ कि ये लर्न कर लीजिएगा। इनकी जो मैक्सिमम वेवलेंथ से मिनिमम वेवलेंथ या उसकी ऑपोजिट फ्रिक्वेंसी हो जाती है, तो इसको एक बार और बोल देती हूँ। सबसे पहले आएगी रेडियो वेव्स, फिर आएगी माइक्रोवेव्स, फिर आएगी इंफ्रारेड, फिर आएगी विजिबल, फिर आएगी अल्ट्रावायलेट, फिर आएगी एक्सरे और फिर आएगी गामा रेज। सबसे कम गामा रेज की वेवलेंथ होती है और सबसे ज़्यादा रेडियो वेव्स की वेवलेंथ होती है। और ऑब्वियसली बात है इसकी फ्रिक्वेंसी जस्ट उल्टी हो जाएगी, जिसकी सबसे ज़्यादा हमारी वेवलेंथ होगी वो सबसे कम फ्रिक्वेंसी हो जाएगी, यानी कि रेडियो वेव्स की फ्रिक्वेंसी सबसे कम होती है और गामा वेव्स की फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। इनकी प्रॉपर्टी के बारे में ज़रूर पढ़िएगा, गामा, इंफ्रारेड और ये सब, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे गामा रेस के बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी क्योंकि फिर वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। गामा रेस के बारे में ये बात जान लीजिए कि इसमें पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन पे हम लोग। इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 पे। यहाँ पे बताया गया है, क्वेश्चन कह रहे हैं द रमन इफेक्ट इज़ यूज्ड इन द स्टडी ऑफ। रमन इफेक्ट यूज्ड होता है किसकी स्टडी करने के लिए? बहुत सारी स्पेक्ट्रोस्कोपीज़ होती हैं जिनके थ्रू हम केमिकल्स को जज करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं कि ये कौन सा केमिकल है, उसकी वेव्स, आईआर स्पेक्ट्रा होता है, यूवी लाइट स्पेक्ट्रा होता है। तो यहाँ पे रमन इफेक्ट और रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात की गई है। तो ये साइंटिस्ट थे सीवी रमन, इन्होंने इस इफेक्ट के बारे में बताया था। तो इसमें ना क्रोमोसोम की बात की गई थी, ना सेल्स की बात की गई थी, ना एक्सरेज की बात की गई थी, यहाँ पे बात की गई थी मॉलिक्यूलर एनर्जीज़ की, ठीक है। तो वाइब्रेशनल मोड चेक किए जाते हैं उनकी, और उनके मोड चेक करने के लिए रमन ने ये इफेक्ट दिया था, रमन ने ये स्पेक्ट्रोस्कोपी दी थी। तो ये क्या चेक करती है, मेनली स्टडी करती है मॉलिक्यूलर एनर्जीज़ को चेक करती है कि अपने हमारे केमिकल्स में या एलिमेंट्स में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। इसका आंसर सी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन 12 कह रहा है द मोस्ट सुटेबल मेटल फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स इज स्टील, सॉफ्ट आयरन, कोबाल्ट, निकल। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा है, ऑप्शन बताने से पहले ये बताएं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रॉपर्टी जिस मतलब क्यों ये हम इसको चूज़ करें, जो भी है क्या प्रॉपर्टी ऐसी है जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने के लिए हम किसे चूज़ करें। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है कि हम ऐसा एलिमेंट लें, ऐसा मेटल लें जिसमें प्रॉपर्टी हो कि वो बहुत जल्दी मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी को बहुत जल्दी या तो एक्सेप्ट कर ले, उसको गेन कर ले, और बहुत जल्दी लूज़ कर ले। तो ऐसा हम मेटल चूज़ करते हैं। तो ऐसा मेटल हमारे पास सिर्फ सॉफ्ट आयरन है, ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे सही है, जिसमें ये बता रहे हैं कि सॉफ्ट आयरन की में ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि वो बहुत ही जल्दी मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी को गेन करता है और बहुत ही जल्दी लूज़ करता है, इसीलिए ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के लिए चूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 देखते हैं। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेयर्स इन ह्यूमन बॉडी? इसमें अगर हम देखें तो ये बहुत ही सिंपल है। ऑप्शन ए कह रहा है हमारा 24 पेयर्स, ऑप्शन बी कह रहा है 23 पेयर्स, फिर 22 एंड 21 पेयर्स। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर है 23 पेयर्स, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आरएनए डिफर्स फ्रॉम डीएनए इन कंटेनिंग। आरएनए में ऐसी क्या बात है और जो डीएनए में नहीं है, या इसमें क्या डिफरेंस है? तो ऑप्शन है राइबोज, डीऑक्सीराइबोज, फॉस्फेट एंड साइटोसिन। तो
बहुत सिंपल है, आरएनए का अगर हम फुल फॉर्म देखें तो होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, और डीएनए में देखें तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। सिंपल सी बात है, राइबोन्यूक्लिक डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक, तो इसमें क्या होता है, राइबोज होता है और इसमें डीऑक्सी राइबोज होती है शुगर। तो डीऑक्सी का मतलब मैंने बताया आपको कि जब भी किसी उसके आगे प्रीफिक्स के फॉर्म में डी लग जाता है तो उसका मतलब होता है यहाँ पे ये चीज़ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे और राइबोस और डीऑक्सी राइबोस में यही डिफरेंस होता है कि डीऑक्सी राइबोस यानी कि डीएनए में एक ऑक्सीजन एटम इसके स्ट्रक्चर में कम होता है और इसमें इससे एक ऑक्सीजन एटम ज़्यादा होता है, इसीलिए इसको कहते हैं राइबोस और इसको कहते हैं डीऑक्सी राइबोस, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने लेकिन पूछा कि आरएनए डिफर्स फ्रॉम डीएनए, आरएनए कैसे डिफर करता है, ठीक है। तो आंसर क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए हमारा ए, राइबोस। आरएनए में राइबोस होता है और डीएनए में डीऑक्सी राइबोस। तो आरएनए कैसे डिफर करता है, इसके पास राइबोस और इसके पास डीऑक्सी राइबोस है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन 15, द एवरेज हार्ट बीट पर मिनट इन अ नॉर्मल मैन इज 72, 150 एंड 80। तो आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन ए है 72 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 16 देखते हैं, रबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, रबर ये हमारा नेचुरल है, रबर सेल सैप से हमें मिलता है, गम से मिलता है, रेजिन से या लेटेक्स। तो इसका ऑप्शन डी है, ये हमें लेटेक्स से मिलता है। लेटेक्स जो होता है हमारा नेचुरल भी होता है और सिंथेटिक भी होता है, तो ये हमारा नेचुरल है, ये नेचुरल लेटेक्स से हमें नेचुरल रबर मिलता है। ओके, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन 17। इसमें ये बोल रहे हैं, बायो से क्वेश्चन है, स्नेक्स एंड लिजर्ड्स आर एनिमल्स दैट आर, ऑप्शन है कोल्ड ब्लडेड, वार्म ब्लडेड, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड की बात क्या है। तो ये ज़रूरी है जानना कि हम लोग मैमल्स होते हैं और जो बर्ड्स होते हैं वो वार्म ब्लडेड होते हैं। वार्म ब्लडेड में ये प्रॉपर्टी होती है एनिमल्स में, हम लोगों में ये कि हम कहीं पे भी चले जाएं, हम विंटर्स में यहाँ पे रहें, चाहे हम कश्मीर चले जाएं, कहीं पे भी चले जाएं, तो हमारी जो बॉडी का अंदर का टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। चाहे हम एक ही जगह पे रहें, हमारा तो ऐसा वेदर रहता है कि हम गर्मी भी देखते हैं वो और सारे सीजन्स यहाँ पे देखते हैं, ठंडक भी देखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि विंटर्स में हमारे ब्लड जो है वो ठंडा हो जाता हो या गर्मी में गर्म हो जाता हो। तो हमारी बॉडी में कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं हम, क्योंकि हम वार्म ब्लडेड हैं। और यहाँ पे एक प्रोसेस होती है होम्योस्टैसिस, होम्योस्टैसिस का ही काम होता है कि वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखे, ठीक है। तो हम वार्म ब्लडेड हैं। उसके अलावा जो भी स्नेक्स हैं, लिजर्ड्स हैं, ये सब क्या होते हैं, ये होते हैं कोल्ड ब्लडेड, ठीक है। फिश हैं, ये सब कोल्ड ब्लडेड होते हैं। जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं उनके अंदर प्रॉपर्टी होती है कि वो इन्वायरमेंट के एक्सपोजर के अकॉर्डिंग अपना टेम्परेचर को चेंज करते हैं। अगर वो गर्मी में जाएंगे तो वो उसके अकॉर्डिंग रहेंगे, और अगर उनका वेदर जो है वो कोल्ड है तो वो उसके अकॉर्डिंग अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो गया, कोल्ड ब्लडेड, ठीक है। ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ गुड न्यूक्लियर फ्यूल। यहाँ पे हमें बहुत से ऑप्शन दिए गए हैं, थोरियम 236 एंड नेपच्यूनियम 239, प्लूटोनियम 239 एंड यूरेनियम 238। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हमारा राइट है वो है, देखते हैं ऑप्शन सी। यहाँ पे बताया गया है प्लूटोनियम 239, जो कि क्या है, ये फ्यूल की तरह यूज़ होता है, न्यूक्लियर फ्यूल की तरह। ये है प्लूटोनियम का आइसोटोप, ठीक है। ये एक फिसिल है, ठीक है। ये फिसिल होता है, इसमें फिजन में आसानी करता है, क्योंकि ये जो रिएक्शन न्यूक्लियर फ्यूल की तरह यूज़ हो रहा है तो यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन या फिजन चलेगा। तो ये बहुत ही अच्छा प्लूटोनियम का आइसोटोप होता है, जिसके अंदर ये फिजिल होता है, प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर, फिजन में बहुत आसानी से फिजन हो जाता है इसमें। तो इसीलिए ये बहुत ही अच्छा यूज़ होता है, गुड न्यूक्लियर फ्यूल की तरह यूज़ होता है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 19 की तरफ चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये ऐसे क्वेश्चन है जिनका सीधा सीधा आंसर है, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, क्योंकि ऐसी कोई ख़ास बात ही नहीं है, ठीक है। और बहुत डिटेल जानने में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर आपको भी समझने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज एज अ कूलेंट इन न्यूक्लियर रिएक्टर। सिंपल सी बात है, इन्होंने पूछा कि कूलेंट की तरह कौन यूज़ होता है। तो यहाँ पे कैडमियम, लिक्विड सोडियम, हैवी वाटर एंड ग्रेफाइट। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ए, सिंपल सा इसका भी आंसर है, लिक्विड सोडियम यूज़ किया जाता है यहाँ पे कूलेंट, ठीक है, कूल कर देता है न्यूक्लियर रिएक्टर को।
नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन 20 की तरफ। रॉकेट वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ, ये सभी को पता होगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन ए हमारा राइट है, यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 21। यहाँ पे फिजन, न्यूक्लियर फिजन की बात की गई। न्यूक्लियर फिजन इज कॉज ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ, ऑब्वियस सी बात है, जो फिजन किया जा रहा है, जैसे हम लोग पीछे प्लूटोनियम फ्यूल को यूज़ कर रहे थे 239, तो वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है स्ट्राइक किया जाता है किससे, न्यूट्रॉन को स्ट्राइक करते हैं, ना इलेक्ट्रॉन को करते हैं, ना प्रोटॉन को करते हैं, ना हाइड्रोजन को करते हैं। इसको स्ट्राइक करवाते हैं किसी भी जो हमारा वो जैसे प्लूटोनियम हमने लिया उस पर स्ट्राइक करवाते हैं, वो स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमें न्यूट्रॉन को यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन हमारा हो गया सी। क्वेश्चन 22 देखते हैं। माइका इज यूज्ड in an electric iron because it is good conductor of heat, no. Good conductor of electricity, no. Bad conductor of electricity, right. Bad conductor of heat, तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही है, ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, सभी जानते हैं इस बात को। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 23। द एलिमेंट फाउंड ऑन द सर्फेस ऑफ द मून इज टेंटालम, टंगस्टन, टाइटेनियम, टिन। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो पहले थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं यहाँ पे, कि इसके अलावा भी आपसे पूछ सकते हैं कि कौन से मेटल हैं जो हमारी सरफेस पे रहते हैं मून के हैं। तो उसमें है ऑक्सीजन, सिलिकॉन, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम एंड मैग्नीज। ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सरफेस पे मिलते हैं मून के। इनके अलावा टाइटेनियम ऐसा है ऑप्शन जो कि हमारी मून की सरफेस पे हमें मिलता है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ओके, 24 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे बताया गया है कार्बन, डायमंड एंड ग्रेफाइट आर टुगेदर कॉल्ड एलो, ऑप्शन है हमारे एलोट्रॉप्स, आइसोटोप्स, आइसोमर्स, आइसोमॉर्फ्स। तो ऑब्वियस सी बात है ये कोई भी बता देगा, एलोट्रॉप्स होते हैं ये। अब पहले ऑप्शन ए हमारा राइट है, लिख द राइट आंसर एलोट्रॉप्स। क्वेश्चन 25 लास्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिक्सचर, इसमें से ऐसा क्या है जो मिक्सचर है? तो ये है शुगर, सी वाटर, टेबल सॉल्ट, लाइम। सिंपल हमें पता है कि आंसर डी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि ये सब मिक्सचर नहीं है। शुगर अपने आप में अपना C6H12O6 है, सी वाटर अपना हो गया, इसमें सॉल्ट मिल जाएगा यानी सोडियम क्लोराइड, और टेबल सॉल्ट भी सिंपल सा हो गया। तो लाइम ऐसा है जो कि मिक्सचर है। ठीक है, ये कैल्शियम ऑक्साइड है, ये कैल्शियम ऑक्साइड है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट जब रिएक्ट करता है, उसको हीट किया जाता है तो वो चेंज हो जाता है CaO+CO2। ठीक है, CO2 गैस निकल जाती है और हमारा लाइम बन के तैयार हो जाता है। तो इसका याद रखिएगा, लाइम CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, ये बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो हमारे सारे क्वेश्चन हो गए। अगर आपका कोई भी कन्फ्यूजन हो या कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं, या कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, और हम अपनी ऐसे ही सीरीज़ चलाते रहेंगे। और आप हमें बताइए आपको अगर सीरीज़ पसंद आ रही है या कुछ भी प्रॉब्लम, एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा है या कम है, तो जो भी इश्यूज़ हों आप बताइए, हम उसको मॉडिफाई करेंगे। और अगर समझ आया, अगर अच्छे से समझ आया हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और तब तक के लिए फिर चलते हैं। ओके, नेक्स्ट सीरीज़ में मिलते हैं हम लोग। बाय बाय।